नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सोचिए, करोड़ों करोड़ लोग एक साथ वोट डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है ना। तो सवाल उठता है कि इतनी विशाल चुनावी प्रक्रिया को संभालता कौन है? कौन है जो ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक से हो? जवाब है भारत का चुनाव आयोग। तो चलिए आज इसी अहम संस्था की ताकत, इसकी बनावट और सबसे जरूरी इसकी आजादी को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर अपने चुनावों को आजाद और निष्पक्ष यानी फ्री एंड फेयर कैसे बनाए रखता है। इसका सीधा सा जवाब छिपा है भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका में। ये वो संस्था है जो एक गार्डियन की तरह, एक संरक्षक की तरह इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आयोग की असल भूमिका क्या है। फिर बात करेंगे इसकी बनावट की, मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसे स्वतंत्र रखने के लिए क्या-क्या सेफगार्ड्स हैं। और आखिर में उस हालिया बदलावों पर भी बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। चलिए शुरू करते हैं आयोग की भूमिका से। ये एक अखिल भारतीय संस्था है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश पर है और इसकी ताकत कहीं और से नहीं बल्कि सीधे हमारे संविधान से आती है। तो भारतीय चुनाव आयोग या ईसीआई है क्या? देखिए, ये एक स्थायी यानी परमानेंट और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका बस एक ही काम है, एक ही मकसद है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चाहे वो केंद्र सरकार के चुनाव हो या राज्य सरकारों के। और इसका काम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के लगभग सारे बड़े चुनाव यही आयोग कराता है। कौन कौन से? संसद के चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के चुनाव, और इतना ही नहीं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर है। हाँ, पर एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, जो हमारे स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे पंचायतों के या नगर पालिकाओं के, वो चुनाव ईसीआई नहीं कराता। उनके लिए हर राज्य का अपना एक अलग राज्य चुनाव आयोग होता है। तो ये फर्क समझना जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े शो को चलाता कौन है? कौन है वो लोग जो इस पूरी मशीनरी के टॉप पर बैठे हैं? चलिए अब इस आयोग की बनावट यानी इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, शुरू में इसकी संरचना अलग थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुए। आज की तारीख में जो व्यवस्था है वो ये है कि आयोग में एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें हम सीईसी कहते हैं, और उनकी मदद के लिए होते हैं दो और चुनाव आयुक्त यानी ईसीज। तो कुल मिलाके ये एक 3 सदस्यों की टीम है जो पूरे देश के चुनाव का जिम्मा संभालती है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और आजकल काफी चर्चा में रहने वाले सवाल पर कि इन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती कैसे है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है। और ये सवाल आज और भी अहम हो गया है क्योंकि हाल ही में इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो 2023 में जो नया कानून आया है उसके मुताबिक अब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक सर्च कमिटी बनती है जो 5 नामों का एक पैनल तैयार करती है। फिर स्टेप 2, एक 3 सदस्यों की सिलेक्शन कमिटी इन 5 नामों में से फाइनल उम्मीदवार को चुनती है। और आखिर में इसी सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर नियुक्ति कर देते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? ये 6 साल के लिए पद पर रहते हैं या फिर जब तक उनकी उम्र 65 साल न हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले हो। और ये जो एक फिक्स्ड कार्यकाल है ना, ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि हमारा संविधान चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाता कैसे है? क्या तरीके हैं? असल में इसके लिए संविधान में ही एक तरह की ढाल, एक शील्ड बनाई गई है। इस ढाल का पहला हिस्सा है उनका वेतन और भत्ते। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सैलरी और अलाउंस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके कार्यकाल के दौरान इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें किसी भी तरह के वित्तीय दबाव में न लाया जा सके। और अब बात करते हैं नौकरी की सुरक्षा की।
और यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फ़र्क है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी हैं, उन्हें पद से हटाना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। मतलब एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। लेकिन जो बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें राष्ट्रपति हटा तो सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। और बस यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया और उसके बाद से ही नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। हुआ ये कि 2023 में अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग की स्वतंत्रता को और मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए निर्देश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी कमेटी की सलाह पर होनी चाहिए जिसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि न्यायपालिका की भी भूमिका हो। तो फर्क क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी सुझाई थी उसमें 3 लोग थे: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। लेकिन इसके बाद सरकार जो नया कानून लेकर आई उसमें इस कमेटी को बदल दिया गया। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता तो रहे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। अब इससे क्या हुआ? इससे कमेटी में सरकार का बहुमत हो गया। और यहीं पर हम आज की चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के लिए उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया आखिर कितनी मायने रखती है? क्या ये नया बदलाव आयोग की स्वायत्ता पर असर डालेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।